अगर इस दुनिया की सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्रेटर की बात की जाए तब व्रेडेफोर्ड क्रेटर ही दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा क्रेटर है, क्योंकि इसकी डायमीटर करीब 250 से 300 किलोमीटर है, जो कि 10 किलोमीटर की डायमीटर वाले एस्टेरॉइड्स के धरती से टकराने पर बना था। हालांकि धरती का एटमॉस्फेयर इतने बड़े एस्टेरॉइड को जलाकर राख कर देता है, पर मून के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि अगर कोई गोल्फ बॉल मून से 29 करोड़ 90 लाख मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकराए तब मून पर उसका क्या असर होगा। जब भी हम मून की सरफेस को देखते हैं तब हमें उसके ज्यादातर हिस्सों में छोटे और बड़े दोनों तरह के क्रेटर्स दिखाई देते हैं, जो कि शायद एक तरह के मीटियोर अटैक का रिजल्ट है, क्योंकि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं जो उसे मीटियोर और एस्टेरॉइड अटैक से सुरक्षा दे सके। और शायद यही वजह है कि जब भी कोई कॉस्मिक बॉडी मून की तरफ बढ़ती है तब मून के करीब पहुंच जाने के बावजूद भी वो ना तो जलती है और ना ही राख बनती है, बल्कि बहुत ही इजीली मून से टकरा जाती है। अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो किसी भी मीटियोर और एस्टेरॉइड ने अब तक 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ज्यादा की स्पीड हासिल नहीं की है, जो कि हमारे फाइटर जेट से 70 गुना ज्यादा है। पर स्पेस के हिसाब से ये एक नॉर्मल स्पीड है। अब जब बात किसी बड़े एस्टेरॉइड के बारे में ना होकर गोल्फ बॉल के बारे में हो रही है, तब आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्फ बॉल का हमारे सोलर सिस्टम में रहते हुए 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड हासिल करना नामुमकिन है। पर अगर ये गोल्फ बॉल सोलर सिस्टम से बाहर फ्री स्पेस में चली जाए तब ये इतनी स्पीड आसानी से हासिल कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉल आखिर इतनी स्पीड कैसे हासिल करेगी। बिल्कुल कर सकती है, पर तब जब ये आउटर स्पेस से मून की तरफ आए, बिल्कुल किसी कॉमेट की तरह, क्योंकि आउटर स्पेस से आने वाली चीजें इतनी स्पीड तक आसानी से एक्सेलरेट कर लेती हैं। हालांकि इस स्पीड को हासिल कर लेने के बाद भी अगर ये गोल्फ बॉल मून से टकराएगी तब भी मून पर कुछ भी असर नहीं होगा और उसकी सरफेस पर सिर्फ 1 मीटर गहरा गड्ढा ही बनेगा, जिसके बाद कुछ टन्स की रॉक्स हवा में उछलेंगी। इतना ही नहीं, इस टक्कर से महज 112 मेगाजूल्स की इम्पैक्ट एनर्जी जनरेट होगी और मून पर एक और क्रेटर बन जाएगा। लेकिन अगर हम गोल्फ बॉल की इस स्पीड को 300 गुना और बढ़ा दें, यानी कि लाइट की स्पीड के 7% के बराबर, तब इस स्पीड के साथ ये बॉल मून के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। और ये इम्पैक्ट उतना ही होगा जितना कि जापान के नागासाकी में हुए धमाके के दौरान हुआ था, जिसका मतलब ये है कि मून के ऊपर भी 1 किलोमीटर डायमीटर और 100 मीटर गहराई वाला एक क्रेटर बन जाएगा। खैर, इससे भी मून पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मून के डार्क साइड में एक ऐसा प्राचीन क्रेटर बना हुआ है जो कि 2500 किलोमीटर की डायमीटर का है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है। दोस्तों, इतने बड़े क्रेटर के बारे में जानकर आप एक बात तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि 21,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आने वाली हमारी एक गोल्फ बॉल मून को तबाह नहीं कर सकती है। तो हमें अपना समय बेकार ना करते हुए इस स्पीड को सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहिए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। पर हमारे सामने एक मुसीबत ये है कि सिर्फ 0 मास पार्टिकल्स ही लाइट की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं और हमारी गोल्फ बॉल उन पार्टिकल्स में से एक तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हम मान लेते हैं कि गोल्फ बॉल स्पीड ऑफ लाइट को हासिल कर लेती है, तब उसका मास भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मतलब कि लाइट की स्पीड का 99.99% पा लेने के बाद इस गोल्फ बॉल की काइनेटिक एनर्जी 60 मेगाटन तक पहुंच जाएगी, जो कि 1961 में सोवियत यूनियन द्वारा किए गए इतिहास के सबसे बड़े और विनाशक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी ज्यादा होगी। खैर, जो भी हो, इसका भी मून पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा और मून की सरफेस पर एक और बड़ा सा क्रेटर बन जाएगा। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अब हमें अपनी गोल्फ बॉल को कितनी ज्यादा स्पीड देनी होगी और क्या 99.99 स्पीड से भी ज्यादा स्पीड पर मून का कुछ बिगड़ेगा? जी नहीं, क्योंकि 99.99 से थोड़ा और ज्यादा हो जाने के बावजूद भी मून का कुछ नहीं होगा। बस उसका क्रस्ट एक धमाके से दहल जाएगा और इस धमाके के कुछ समय बाद वो पहले जैसा ही हो जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन में भी मून बचा हुआ है। इसलिए अब हमें गोल्फ बॉल के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि मून को तबाह करने के लिए हमें मैटर नहीं, एंटी मैटर की जरूरत है, जो कि इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट एनर्जी से भरा होता है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खत्म करता जाता है। फिर चाहे वो चीज कोई ब्लैक होल हो या हमारा सूरज, एंटी मैटर हर ऑब्जेक्ट को खत्म कर देता है। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि जब ये गोल्फ बॉल के साइज का एंटी मैटर आउटर स्पेस से आता हुआ मून की तरफ जाएगा तब हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर इसे नोटिस करना तो बहुत दूर की बात है। जिसके बाद अगले ही पल ये मून से टकरा जाएगा और मून के क्रस्ट को पिघलाता हुआ मून के अंदर 1500 किलोमीटर की गहराई में पहुंच जाएगा और महज 1 सेकंड में ये मून के कोर से टकरा जाएगा, जिसके बाद भयंकर विस्फोट होगा और मून पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस एंटीमैटर के इम्पैक्ट से मून का मैटर पूरी तरह से गैस बन जाएगा और वो पूरी तरह से जल जाएगा।
मतलब कि महज कुछ सेकंड में ही मून एक हाई टेम्परेचर उज्जवल प्लाज्मा के बादल में तब्दील हो जाएगा, जो कि धरती सहित पूरे सोलर सिस्टम को लाइट और रेडियो एक्टिव रेडिएशन से भर देगा। लेकिन अगर अभी आप सोच रहे हैं कि ये प्लाज्मा और रेडिएशन धरती पर कई सालों तक रहेगी, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि महज 1 साल के अंदर ये हीटिंग प्लाज्मा ठंडा हो जाएगा और गैस बनकर सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी धरती पहले की तरह ही रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी धरती के चारों तरफ सैटर्न की तरह ही एस्टेरॉयड बेल्ट बन जाएगा, जो कि समय समय पर हमारी अर्थ की तरफ आते रहेंगे और जिन्हें हमारा एटमॉस्फेयर नष्ट करता रहेगा। साथ ही हमारी धरती पर समुद्र और नदियों में टाइड्स और वेव्स बनना बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये तो मून की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा हमारी रात और भी ज्यादा काली हो जाएगी और लवर्स की लाइफ से मून हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया, वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।